हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एलटी ग्रेड में। अगर आप लोगों ने देखा हो कि इसमें उन्होंने मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म, इसमें जो इन्होंने अलग से है पोस्ट मॉडर्निज्म, कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश लिया है। तो बेसिकली ये जो 4 टॉपिक्स लिए गए हैं इसके तहत जो राइटर्स हैं उसको हम देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में बताऊंगी, व्हाट इज पोस्ट कॉलोनियलिज्म, और कौन से वर्क में हमें पोस्ट कॉलोनियलिज्म देखने को मिलता है। दैट इज थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि चिनुआ एशबे का है। और इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ चीजें जो है बताना चाहूंगी। ये हमारा यूपीएलटी के बैच के से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी कुछ चीजें जो है वो दिखाना चाहूंगी कि भाई वैसे तो लोगों को मैं कभी भी कहीं कभी दिखती ही नहीं हूँ। पता नहीं, जब मोटी थी तब नहीं दिखती थी, अब पतली हो गई तब नहीं दिखती, भगवान जाने कब दिखूंगी मुझे नहीं पता। सबसे पहले यही आता, मैडम हमें तो आपके बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, और उसके बाद जब एडमिशन ले लेते, मैडम आप हमें पहले क्यों ना मिली। खैर, आज DSSB-PGT का पेपर हुआ था और ये जो है हमारी स्टूडेंट है, उसने पेपर देकर आई थी। तो उसने ये लिखा है, मैम आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। मोस्टली जो आपने टीजीटी में पढ़ा है, मैंने DSSB-PGT का बैच तो चलाया ही नहीं था, DSSB-TGT का ही चलाया हुआ है और उसका पेपर अब 24, 30, 31 में है। पढ़ाया हुआ ही आया, वैसा ही था, बट ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर नहीं हुआ मुझे। बाकी पेपर बहुत अच्छा था, थैंक यू मैम। ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर मैंने पढ़ाया ही नहीं क्योंकि उसमें है ही नहीं, तो मैंने पढ़ाया। और ये DSSB फीमेल 2023 वाला जो है वो पेपर था। इसके अलावा ये वाला, ये भी मेरी जो है अभी, ये भी स्टूडेंट जो है वो एग्जाम देकर आई थी। तो उसने कहा, मैम गुड इवनिंग, आज एग्जाम था मैम, बहुत अच्छा हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन आपके कराए हुए ही आए थे। ये DSSB-PGT की बता रही हूँ मैं। थैंक यू फॉर बीइंग बेस्ट मेंटोर मैम। ये बताने का इसलिए है क्योंकि जब आप लोगों को, एक बात ये होता है ना कि जब तक आप लोगों को टीचर्स जो है ना, आप लोगों को आप किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं हमें नहीं पता। आप बहुत लोग हमें बता बोलते हैं, मुझे बोलते हैं कि हम आपको 2022 से फॉलो कर रहे हैं, हम आपको 2021 से फॉलो कर रहे हैं, बट दे वो मेरा चैनल फॉलो करते हैं मगर मेरे बारे में किसी को नहीं बताते हैं। ना किसी टेलीग्राम चैनल पे, ना किसी पे। वो जब वो अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी और टीचर की वजह से, तो मुझे नहीं पता कि क्या है। हाँ, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका भगवान की कृपा से कुछ ऐसा है कि जैसा मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेहनत करने से मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने लक्ष्य को, मतलब अब जब पेपर करते हैं तो वो पेपर अच्छे से करते हैं और ऑब्वियसली लक्ष्य की तरफ उनका एक कदम जो है वो बढ़ भी जाता है। और एक ये चीज है, एक हमारा बच्चों के साथ एक अच्छा सा वो भी रहता है। जैसे अभी मैंने एक उसने मैसेज करा, मैम वर्क्स की थीम दी हुई थी। तो मैंने कहा, "आप आते थे?" तो उन्होंने कहा, हाँ जी वो आते थे, ऐसा लग रहा था पेपर करते समय आपकी आवाज गूंज रही थी कानों में बदतमीजड़ों के साथ। मतलब मैं अपने पढ़ाते समय बच्चों को कुछ कुछ बोल देती हूँ। तो मैंने लिखा है, ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल हो गया। तो कहना कि भाई आप किस चीज से अपने स्टूडेंट से कनेक्ट हो जाते हैं, दैट इज द थिंग। और अब मैं आप लोगों को ज्यादा वो ना करते हुए पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में बताना चाहूंगी। पोस्ट कॉलोनियलिज्म अभी भी, जो भी एलटी के जो स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया है, व्हेनेवर दे स्टडी, वो यही बात बोलते हैं, मैम आप हमें मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे पढ़ना, और पहले आप हमें क्यों नहीं मिली, यही बोलते रहते हैं वो। और चलिए, पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में सबसे पहले मैं थोड़ा समझा देती हूँ पोस्ट कॉलोनियलिज्म होता क्या है। देखिए, कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है कि जब ब्रिटिश जो दूसरे देशों में गए जहां उन्होंने अपनी कॉलोनीज बसाई, वहां के नागरिकों पे धीरे धीरे करके उन्होंने अपना आधिपत्य जमाना शुरू करा, और धीरे धीरे वो लोग जो हैं उनके गुलाम बन गए। दैट वाज कॉलोनियलिज्म। और जब वो चले गए वहां से, तो वहां के लोगों पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। आप खुद सोचिए, आपके घर में कोई एक इरिटेटिंग सा मेहमान बहुत लंबे समय तक आके रहे, अब बहुत लंबे समय तक रहता रहे, आपको उसकी हर चीज की कुछ दिनों बाद उसकी बुराई की भी आदत पड़ जाती है, और सडनली वो एक दिन चला जाए, तो बहुत समय तक जो वो वैक्यूम क्रिएट होता है ना, वो खालीपन जो लगता है, दैट लिटरेचर इज, जो वो तब आप जो लिखते हैं।
तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म में भी यही है कि जो ब्रिटिश जिन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई थी इन कंट्रीज में, ऐसी कंट्रीज जो पहले ब्रिटिशर्स के अधीन थी, उन्होंने अपनी कॉलोनीज बताई थी, और फिर जब वो वहां से चले गए तो वहां के लोगों पे, उनकी लैंग्वेज पे, उनके सोच विचार पे क्या क्या असर हुआ, दैट इज पोस्ट कॉलोनियल. Post-colonialism refers to the theoretical and literary discourses that analyzes, explains, and responds to the cultural legacy of colonialism and imperialism. Post-colonialism क्या बताता है? बताता ये है कि colonialism, औपनिवेशवाद, imperialism के बारे में डिस्कोर्स है. और ये भी बेसिकली जब कॉलोनियल रूल 20th सेंचुरी में पूरी तरीके से खत्म हो गया. पोस्ट कॉलोनियलिज्म कंसर्न किस चीज से? पावर स्ट्रक्चर से, कि कैसे द वाइट रूल द ब्लैक, कैसे उन्हीं के देश में आकर उन्हीं को गुलाम बनाया. नॉलेज सिस्टम्स, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें, पावर डायनेमिक्स, नॉलेज सिस्टम, उनको अपने हिसाब से अपना पढ़ने की आजादी नहीं थी. दे हैड टू फॉरगेट देयर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. दे हैड टू फॉलो व्हाट द कॉलोनाइजर्स वांटेड देम टू डू. तो ये कल्चरल रिप्रेजेंटेशंस जो उन पर थोपे गए थे जो कॉलोनियल रूल के दौरान, एंड हाउ दीज कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस द, और कैसे पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बाद ये चीजें उन्हें अफेक्ट करती रही. तो बात करते हैं कि इसके ना की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म के. सबसे पहले आइडेंटिटी एंड हाइब्रिडिटी. हाउ कॉलोनाइज्ड पीपल डिफाइन देमसेल्व्स आफ्टर कॉलोनियलिज्म. देखो भाई, हाइब्रिडिटी का मतलब था वर्ण संकर, यानी कि मिक्सचर. कॉलोनाइज्ड पीपल, जो लोग कॉलोनाइज्ड थे, यानी कि जिन्हें गुलाम बनाया गया था, जब कॉलोनाइजर्स चले गए तो वो अपने आप को कैसे डिफाइन करते, उनकी आइडेंटिटी कैसी है? मिक्स्ड है, क्योंकि दे आर बोर्न आउट ऑफ मिक्स्ड आइडेंटिटीज. तो उनके वो क्या करते हैं, मतलब ना तो वो कंप्लीटली कॉलोनाइजर्स के साथ है, ना वो कंप्लीटली कॉलोनाइज्ड के साथ है. दे हैव मिक्स्ड आइडेंटिटीज. दैट इज व्हाट दे हैव शोन इन द वर्क्स एज वेल. लैंग्वेज एंड रिप्रेजेंटेशन. अब कॉलोनियल लैंग्वेजेस, जो अभी आप कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल वर्क देखोगे ना, उसमें आपको पोस्ट कॉलोनियल वर्क में आपको जो डोमिनेंस देखने को मिलेगी, इंग्लिश फ्रेंच की देखने को मिलेगी, बिकॉज दे वर द कॉलोनाइजर्स. और कैसे उनकी वॉइसेस को, जो उनकी ओरिजिनल वॉइसेस थी, हाउ दोज वॉइसेस वर मफल्ड. अदरिंग एंड स्टीरियोटाइप्स. कैसे वेस्ट ने कॉलोनाइज लोगों को आदिवासी, एग्जॉटिक और बर्बर ये पोर्ट्रे करा, एंड पीपल हैव मेड दैट इमेज ऑफ देम, कि उन्होंने खुद को सिविलाइज दिखाया है कॉलोनाइजर्स ने, और कॉलोनाइज्ड को सैवेज, एग्जॉटिक एंड प्रिमिटिव माना है. कल्चरल इंपीरियलिज्म. द इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न नॉर्म्स, वैल्यूज एंड सिस्टम्स ओवर इंडिजिनस वन. सबसे ज्यादा जो कॉलोनाइजर्स ने करा है, आप किसी देश के आप किसी को गुलाम कब बना सकते हो? जब आप उनकी संस्कृति को समाप्त कर दो, जब आप उनके कल्चर को समाप्त कर दो, और उनको ये बता दो कि जो तुम कर रहे हो उसकी वजह से तुम पिछड़े हुए हो, और अगर तुम हमारे कल्चर को फॉलो करोगे तो तुम जो है वो मतलब फॉरवर्ड कहलाओगे. कल्चरल इंपीरियलिज्म थोपा गया उनके ऊपर, वो वैल्यूज, वो सिस्टम्स उनके ऊपर, इंडिजिनस यानी कि जो स्थानीय लोग थे उन पे वो थोपा गया. अगर वो थोपा नहीं जाता, वो अपनी अपनी अपने कस्टम्स को मानते रहते, तो क्या वो कभी गुलाम बनते? क्या वो कभी उनको जो है वो अपनी अपनी जीवन की बागडोर सौंपते? नहीं. एंड दिस इज all these things are presented in the works of post-colonial writers. Resistance and agency. Literary and political responses from the formerly colonized to reclaim history, culture and self-definition. जो पहले कॉलोनाइज्ड थे, दे लर्न देयर लैंग्वेज. एक बात है ना भाई, पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने इंग्लिश को इसलिए यूज नहीं करा बिकॉज दे थॉट कि इंग्लिश इज सुपीरियर टू आवर लैंग्वेज. उन्होंने इंग्लिश को इसलिए यूज किया है क्योंकि जो उनकी भाषा है ना, दैट इज नोन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. लेकिन जब उन्हें अपनी बात को सारे दुनिया में फैलाना है, तो इंग्लिश से अच्छा माध्यम नहीं हो सकता, बिकॉज इंग्लिश इज स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड.
इसीलिए उन्होंने इस भाषा को अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में बताने के लिए यूज किया है। तो लिटरेरी एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेज जो जब फॉर्मरली कॉलोनाइज थे अपने अपने जब उन्होंने हिस्ट्री, सेल्फ डेफिनेशन, अपने आप को उन्होंने पहचाना, तो हाउ दे गेव वॉइस टू दैट दोज थिंग्स थ्रू इंग्लिश, नेशनहुड एंड डीकोलोनाइजेशन। अब उन्होंने उसके बाद उन्होंने ना एक एक संघर्ष उनके वर्क्स में हमें देखने को मिलता है अपनी आइडेंटिटी बनाने का और अपने आप को कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से बाहर निकालने का। क्योंकि जब इतने लंबे समय तक कोई व्यक्ति गुलाम रहा हो तो कहीं ना, और जो पैदा ही गुलाम उसमें हुए हैं तो वो जानते ही नहीं है कि उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशंस थे क्या। तो बेसिकली उस चीज को वापस लाना ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का मेन एम रहता है। अब अगर हम बात करते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट की, तो थिंग्स फॉल अपार्ट एक पोस्ट कॉलोनियल वर्क है। इट इज रिटन बाय चिनुआ एशपे, जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर हैं अफ्रीकन। थिंग्स फॉल अपार्ट एक पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है। किसके द्वारा लिखा हुआ है? चिनुआ एशपे के द्वारा, जो ट्रेडिशनल इग्बो सोसाइटी और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के बारे में क्लैश को बताता। तो ये जो है इग्बो सोसाइटी है, उसमें कॉलोनियलिज्म के बारे में बताता नाइजीरिया में। कहानी इस तरीके से है कि ओकोंको जो कि एक इग्बो वॉरियर है और वो मोफिया में रहता है और वो बहुत ताकतवर है और उसके अंदर एक डर है कि उसके फादर इतना जो है वो इतना वाइटैलिटी एंड फुल ऑफ विगर नहीं था। तो ही वांटेड टू शो अदर्स दैट ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फादर। और वो अपने आप को ये दिखाता है कि मैं मेरे अंदर बिल्कुल भी जो है ह्यूमन, मतलब मेरे अंदर बिल्कुल भी काइंडनेस और ये सारे ह्यूमन फीलिंग्स हैं ही नहीं मेरे अंदर। तो वो अपने फादर की इमेज से बाहर आने के लिए, कई बार होता है ऐसा है ना कि व्हेन वी ट्राई टू शो व्हाट वी आर नॉट, तो हम अति कर देते हैं चीजों की। वही चीजें जो है वो करता है अपनी फादर की इमेज से बाहर आने के लिए। ही शोज हिमसेल्फ व्हाट ही इज नॉट एक्चुअली। ओकोंको जो है वो बहुत ज्यादा मतलब अपने समाज में उसको बहुत ज्यादा जो है वो सम्मान मिलता है और वो अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को पूरी तरीके से फॉलो करता है। उसका मानना ये है कि जो अगर हम अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू मेक कैप्टिव बाय एनीवन। और लेकिन उसका एक डर है, उसका वो ना बहुत ज्यादा जिद्दी है एंड फेयर ऑफ वीकनेस। अब उसके साथ एक पर्सनल ट्रेजेडी होती है उसके साथ। एक एक्सीडेंटल किलिंग उसके होने के बाद ओकोंको को 7 साल की एग्जाइल की सजा मिलती है। और जब वो अपने उसको इग्बो कम्युनिटी को छोड़ के जाता है, तो उसके एब्सेंस में जो ब्रिटिश मिशनरीज हैं और जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो इग्बो सोसाइटी को फटाफट फटाफट क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं। Unless you change them into Christianity or your own in your own religion, you will not be able to transform them completely. तो यही चीज जो चीज है वो नहीं चाहता था। वो चाहता था कि अगर हमें अपना कल्चर बचाना है तो वी हैव टू फॉलो आवर कल्चरल वैल्यूज रिजिडली। लेकिन जब 7 साल की उसको एग्जाइल हो जाती है तो वो इग्बो सोसाइटी को लगातार जो ब्रिटिश मिशनरीज हैं वो उसको जो क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित करना शुरू कर देती हैं, वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करती हैं। जब ओकोंको वापस लौट के आता है तो वो देखता है कि उसकी कम्युनिटी डिवाइडेड है और वो उनके ऊपर कॉलोनियल रूल का इतना ज्यादा प्रभाव हो चुका है कि वो जो है अपने निर्णय कोई ले ही नहीं पाते। ओकोंको नए ऑर्डर के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाता और वो जो है वो देखता है कि उसके लोग जो है ना गुलाम हो चुके हैं। मानसिक, आदमी शारीरिक रूप से गुलाम कम होता है, मानसिक रूप से गुलाम ज्यादा बनता है। और आयरॉनिकली एक वो व्यक्ति हु वाज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड मैस्कुलिनिटी, वो आत्महत्या कर लेता है। एंड ही, सबसे बड़ी बात है उनकी सोसाइटी में आत्महत्या करना सबसे बड़ा सिन था। एंड ही आयरॉनिकली वायलेटेड हिज ओन ट्रेडिशन बाय कमिटिंग सुसाइड। तो ये पोस्ट कॉलोनियल उसमें उन्होंने दिखाया है कि बेसिकली इसमें पोस्ट कॉलोनियल उन्होंने ये दिखाया है कि कितना मफल्ड फील करते हैं लोग जब उन्हें उनकी जड़ों से उखाड़ के किसी और जगह रोपने की कोशिश की जाती है और उनसे उम्मीद की जाती है कि तुमको बहुत जल्दी अपने आप को इन चीजों के हिसाब से अडाप्ट कर लेना है।
वो अदरनेस, उसके बावजूद भी उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता जो नेटिव्स को, जो कॉलोनाइजर्स को मिलता है। उसके बाद भी उन्हें सैवेज, प्रिमिटिव एग्जॉटिक कहकर ही उन पे ठप्पा लगाया जाता है। उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता है, मगर उन धर्म परिवर्तन के बाद भी उनको वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वो अधिकारी होते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन शोन इन दिस नॉवल। और ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का दैट वायलेंस, दैट फियर, दिस नॉवल पोर्ट्रेज द मफल्ड वॉइस ऑफ द सबाल्टर्न्स। तो ये है हमारा इसका। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊं, इससे पहले आप क्वेश्चन भी तो करोगे ना। थोड़ा सा ऐड देख लो थोड़ा सा ऐड भी हमारा। और भाई देखिए ऐसा है कि ये यूपीएलटी ग्रेड का अभी जो है, मैं आप लोग यूपीएलटी ग्रेड का है, आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो यूपीएलटी ग्रेड का ये बैच जो है, इसमें आपका जो है देखो मैं साथ के साथ तैयारी करवा रही हूँ प्री मेंस की। और इसमें लिटरेचर है, ग्रामर है, नोट्स हार्ड कॉपी में, यानी कि आपके घर पर कुरियर किए जाएंगे। इसमें लिटरेचर ग्रामर दोनों है। इसके अलावा जो ये वाला बैच है, ये भी लिटरेचर ग्रामर दोनों है, सेम बैच है। दोनों की फीस में अंतर केवल इसलिए है क्योंकि इसमें नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है, यानी कि स्टूडेंट्स को खुद प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं। हाँ जी, प्रिंट आउट निकलवाने। मुझे ये भी पता चला है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब वो पीडीएफ भी नहीं देते हैं, प्रिंटेबल पीडीएफ नहीं देते हैं। बहुत सारे जो पढ़ाने वाले हैं बेचारे लोग जो हैं उन्हीं की में से ही फोटो खींच खींच के उसमें से लिखते रहते हैं। ऐसे तो मत करो यार, ये तो गलत बात है ना कि अगर पीडीएफ है तो प्रिंट आउट निकलवाने दो उनको, उसमें क्या फर्क पड़ गया। ठीक है, पीडीएफ के प्रिंट आउट जो है वो बंट जाएंगे टेलीग्राम पे, और क्या होगा, 200 रुपए में 300 रुपए में बेच लेंगे लोग। लेकिन क्या हुआ, अब हमारे भी तो बिकेंगे, हमें भी पता है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, अब अगर कोई जेन्युइन व्यक्ति ले रहा है तो उसका इतना टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए ना कि वो पीडीएफ से लिखता रहे। और भाई मैं एक चीज आप लोगों को बता रही हूँ, अगर अब पीजीटी की डेट अक्टूबर में है, टीजीटी यूपी पीजीटी की डेट अक्टूबर में, यूपी टीजीटी की दिसंबर में। आप लोग अगर उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर चुके हैं और आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो हमारे ये 2 बैचेस हैं। ये पीजीटी का बैच है, इसमें 20 टेस्ट पेपर्स हैं, पेपर्स पीडीएफ फॉर्म में है सारा उनका, 56 वीडियोस हैं। सारे के सारे जो हैं वो आपको उसका हर एक एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है वीडियोस में, और उसके बाद क्वेश्चन पेपर और आंसर कीज भी लगी हुई है। और यही चीज जो है ये यूपीटीजीटी का, इसमें तो बहुत सारे टेस्ट हैं, वीडियोस भी बहुत सारे, 72 टेस्ट पेपर्स हैं इसके अंदर। और 72 टेस्ट पेपर्स हैं, उनकी आंसर कीज भी हैं, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई हमारी तैयारी हो गई है तो एक बार ये टेस्ट देकर देखिए। एक टेस्ट ना ओपन फॉर ऑल कर देना, तो वो ना वो आप टेस्ट देकर देखिए, उससे आपको भी ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। चलो आप क्वेश्चन जो है कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पोस्ट colonial इंटरप्रिटेशन ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट प्राइमरली फोकसेस ऑन। मतलब अगर हम पोस्ट कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन से थिंग्स फॉल अपार्ट को पढ़ें तो क्या है, द हीरोइज्म ऑफ ओकोंको, द ब्रिटिश civilizing mission, the disruption of indigenous culture by colonial forces, tribal conflicts within Igbo society। क्वेश्चन फिर दोबारा से देख लो। अगर हम थिंग्स फॉल अपार्ट की पोस्ट कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन निकालें तो वो क्या है भाई, वो ये है कि इसमें जो इंडिजिनस यानी कि जो स्थानीय कल्चर था उसे कॉलोनियल फोर्सेस के द्वारा बिगाड़ने का प्रयास किया गया। द आंसर इज सी। The ending of Things Fall Apart, where Okonkwo commits suicide, symbolizes his guilt for disobeying the gods, the triumph of colonial law, the collapse of traditional resistance under colonial pressure, the fulfillment of his destiny। And the answer is, भाई फिर क्वेश्चन देख लो, जब थिंग्स फॉल अपार्ट में आत्महत्या कर लेता है तो बेसिकली ये उनके कल्चर के हिसाब से भी सिन है, लेकिन वो क्या दिखाता है, द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस, कि भाई एक व्यक्ति टूट गया, कॉलोनियल रेजिस्टेंस से टूट गया, इसलिए उसने वो काम करा जो वो कभी नहीं करना चाहता। Which post-colonial theorist ideas are most relevant when analyzing the novel's critique of colonial discourse and misinterpretation? Basically कौन से post-colonial
जैसे ही हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं ना, सबसे पहले जो जवाब आता है वो सिगमंड फ्राइड का नहीं आता है, वो साइकोएनालिसिस के हैं, एडवर्ड सेड, दैट इज एडवर्ड सेड। रोलैंड बार्थेस का द डेथ ऑफ द ऑथर है। हाउ डज थिंग्स फॉल अपार्ट चैलेंज colonial narratives such as those found in Heart of Darkness? हाँ जी, जल्दी बताओ, मैं जरा ऑप्शन भी दिखा रही हूँ। How does things fall apart challenge colonial narratives such as those found in Heart of Darkness? By portraying Africa as a land of savagery, by depicting Igbo society from within with complexity and dignity, by praising the British by focusing only on British. तो यही है एक्चुअली। हार्ट जो जोसेफ कॉनरेड के हार्ट एंड डार्कनेस में उन्होंने एक तरीके से बिना चिनुआ मैंने इनकी क्रिटिसाइज भी करा है उनको, तो उन्होंने ना बिना सोचे समझे ही वही प्रिमिटिव सैवेज और एग्जॉटिक का ठप्पा लगाने की कोशिश करी है। तो थिंग्स फॉल अपार्ट में जो चिनुआ एशबे ने इग्बो सोसाइटी को के कल्चर को उसकी रूट्स को बताने की कोशिश करी है, तो द आंसर इज बी, बाय डिपिक्टिंग इग्बो सोसाइटी फ्रॉम विद इन। देखिए, इस तरीके से आप अगर देखो पोस्ट कॉलोनियलिज्म अगर उन्होंने दिया है तो यू मस्ट नो व्हाट इज पोस्ट कॉलोनियलिज्म, कौन से पोस्ट कॉलोनियलिज्म के वर्क्स हैं, और आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय बाय। छोटा सा सेशन था मेरा।